नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस प्लेलिस्ट में बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाने का प्लान है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के कितने मेथड हैं। नाउ टेकिंग दैट डिस्कशन फॉरवर्ड, अब बात करेंगे एनालिसिस की। तो देखिए, बेसिक आइडिया क्या, सीधे पॉइंट पे आता हूँ। आइडिया इसकी, जब हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाले फेज में थे ना, जैसे हमने बोला भी था, हमारी इंटेंशन ये नहीं थी उस समय कि रिक्वायरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्लाइंट जो है वो रिक्वायरमेंट बोलते हुए कोई गलती नहीं करेगा, हमें पता था। लेकिन हमारा जो बेसिक इंटेंशन था वो ये था कि जितनी ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट अनटर्न हो सके, पता लगाई जा सके, पता लगा ले। यस, तो यही आइडिया है। All the concentrations was getting on the set of requirement, but now we see how many requirements are contradictory to each other and which require further exploration to be considered further। तो अगेन देखिए, दो तीन बातें हैं। पहली बात तो जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल कोट किया था ना, कुछ रिक्वायरमेंट्स आपस में एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी हो और सस्ता भी हो, अभी ऐसे दोनों चीज तो एक साथ नहीं होंगी। या सिक्योरिटी, दे वांट सिक्योरिटी ऑन द टॉप नॉच, लेकिन ऐप बड़ी, ऐप जो सॉफ्टवेयर बना रहा है बड़ा फास्ट भी हो, भी दोनों कैसे होगा? या तो सिक्योरिटी होगी या तो फास्ट होगा। तो अब इस फेज के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम एनालाइज करेंगे वो सारी रिक्वायरमेंट्स को। जो रिक्वायरमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, जिनमें आपस में कन्फ्लिक्ट्स होंगे, उनको एलिमिनेट करेंगे। हम बात करेंगे कस्टमर से रिक्वायरमेंट में, जहां भी हमें कंफ्यूजन है कि यार ये तुमने ऐसा बोला था बट ये हमें ऐसा ठीक नहीं लग रहा, ये ऐसा होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, लाइक दिस। तो ये जो पूरा फेज है, इसको हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज, जहां पर जो भी गड़बड़ी, घोटाले, जो सब उसे एलिमिनेट करना है बिफोर वी गो फॉर डिजाइनिंग। मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ, इन जनरल अभी भी हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहे हैं या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कर रहे हैं, विच इज लाइक द फर्स्ट फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डिजाइन। जितनी जल्दी प्रॉब्लम यहां डिटेक्ट हो जाएगी और जितने सस्ते में हो जाएगी, वो बड़ी कमाल की बात है। बिकॉज जैसे हम बोल रहे थे ना, इधर सही करने में लगेगा 1 रुपया, अगर वही गड़बड़ी माइग्रेट हो गई डिजाइन में, वहां लगेगा 10 रुपया। अगर वही गड़बड़ी कोड में माइग्रेट हो गई तो फिर टेस्टिंग में लगेगा 100 रुपए, है ना। और बाद में अगर मेंटेनेंस में पकड़ा गया, लॉन्च भी कर दिया और बाद में कस्टमर साइड पे जाके कोड फटा, तो लगेगा 1000 रुपए। तो पहले से अगर रिजॉल्व कर लिया जाए तो बेटर है। तो यहाँ पर आइडिया क्या है, हम अलग अलग तरह के टूल्स हमारे पास होते हैं। डेटा फ्लो डायग्राम, कंट्रोल फ्लो डायग्राम, ईआर डायग्राम, आपने कुछ के नाम भी सुने होंगे। वो सारे टूल्स हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ओवर द रिक्वायरमेंट। एंड सेकेंडली, ये ग्राफ बनाते बनाते, मैप बनाते बनाते अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ऑटोमेटिकली हमें गड़बड़ भी पता लग जाती है। सो आई डायरेक्टली गो टू 1 or 2 आइडियाज। तो देखिए, सबसे पहला अप्रोच जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो है डेटा फ्लो डायग्राम। एक बात क्लियर कर दो, कुछ लोग को ऐसा लग सकता है कि हम डायग्राम बनाना हमने शुरू कर दिया, इसके लिए हम डिजाइनिंग कर रहे हैं। अभी डिजाइनिंग नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन बेसिक बेसिक डेटा फ्लो, कंट्रोल फ्लो, एंटिटी रिलेशनशिप, ये डायग्राम बनाने का बेसिक रीजन ये है। पहली बात तो ये हम कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बना रहे। दूसरा, जब हम काम करना शुरू करते तो हमें रियलिस्टिकली जो भी इनकंसिस्टेंसीज हैं या कंफ्यूजन हैं या जो क्लैशेस हैं, वो पता लगते हैं, है ना। कई बार जब पेपर पेन पे काम करते हो, आप क्वेश्चन पूछते हो, मैं कहता हूँ भाई पहले पेपर पेन लेके एक बार लिखना चालू करो, प्रॉब्लम क्या है, लिखते लिखते समझ आ जाता है कि गड़बड़ी कहाँ सोच रहे थे, दिमाग में एकदम काम नहीं करता। तो जो सबसे सिंपल अप्रोच है वो है डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम का आइडिया क्या है, पूरे सिस्टम में जो भी हम बनाएंगे उसमें डेटा किस तरह से फ्लो होगा, वो जो स्टडी है उसको बोलते हैं डेटा फ्लो डायग्राम। वैसे डीएफडी बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है। यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से देखें तो अपने आप में एक 10 नंबर का पूरा क्वेश्चन बनता है। सो डेटा फ्लो डायग्राम, और बबल चार्ट भी से कहीं कहीं बोलते हैं, इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ डेटा थ्रू आउट अ सिस्टम। इट क्लैरिफाइज सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड आइडेंटिफाई मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मान लीजिए अब अगर ये एक हमारी प्रोसेस है तो इसमें इनपुट क्या होगा, इससे आउटपुट क्या जाएगा, पता लग जाएगा कि ये जो फंक्शन है, ये जो प्रोसेस है, किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होगा। तो सिस्टम को और अच्छे से समझने का यहाँ पर हमें मौका मिलेगा। डीएफडी रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम एट डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस। अब ये मैं डिटेल में आगे बात करूंगा। एक लेवल पे आप सब कुछ नहीं बता सकते। मान लीजिए कोई घर ही है ना, घर की एक ड्राइंग हमें दिखानी है। एक तो जैसे बोल सकते हैं ना, बाहर से आप एलिवेशन दिखा सकते हैं, पूरा फ्रंट व्यू दिखा सकते हैं, इनर व्यू अलग होगा, फिर किसी कमरे की इंटरनल ड्राइंग अलग होगी। इस तरह से यहाँ पर भी ना बहुत सारे लेवल ऑफ डीएफडीज होते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ। डीएफडी में भी पार्टीशंस इनटू लेवल एंड द रिप्रेजेंटेशन इंक्रीजेस इंफॉर्मेशन फ्लो एंड द फंक्शनल डिटेल। जैसे जैसे हम अंदर जाते जाते हैं, किस लेवल का इंफॉर्मेशन है, किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग वो इंक्रीज होती जाती है। टू कोट यू एन एग्जांपल,
सबसे पहले समझिए, जो भी डीएफडी हमारे पास है, जैसे यहाँ पर आप पहले पढ़िए क्या क्या लिखा हुआ है। जो भी डीएफडी हमारे पास है उसमें 4 कंपोनेंट ही होते हैं जो इसको सिंपल बनाते हैं। पहला है हमारा फंक्शन या प्रोसेस, जिसे हम एक सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। देन वी हैव अ डेटा स्टोर रिप्रेजेंटेड बाय दीज टू पैरेलल लाइंस, फाइल्स, डेटाबेस, डेटा स्टोर कुछ भी बोल दो। एक्सटर्नल एंटिटी रेक्टेंगल, जहां से इनपुट और आउटपुट आ रहा होता है। एंड सिंपली डेटा फ्लो, जो कि एजेस से रिप्रेजेंट होता है। टू कोट यू एन एग्जांपल, ये एक है हमारे पास, मान लीजिए स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसा कुछ करके हम बना रहे हैं। एंड सबसे पहला जो लेवल होता है आमतौर पर उसको बोलते हैं लेवल 0 डीएफडी या 0 लेवल डीएफडी। अभी 0 क्यों बोल रहा है, ये सीएसआईटी वालों को बताने की जरूरत नहीं, हमारी गिनती 1 से चालू होती नहीं है सर, 0 से होती है। तो 0 लेवल क्या करता है, पूरे सिस्टम को लेके ब्लैक बॉक्स है ना, एक सिंगल बबल की तरह ट्रीट करता है। और हम इसी बात पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि क्या इनपुट है क्या आउटपुट है। तो जैसे बता रहे हैं मार्क्स कितने आए हैं, सब्जेक्ट्स की क्या इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट्स की क्या इंफॉर्मेशन है, मेंटेनेंस वाले ये सब लोग इनपुट डेटा प्रोवाइड कर रहे होंगे। देन उसके बाद स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगा, मार्कशीट होगी, स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो सब आउटपुट होगी। तो एक मेजर आइडिया हमें पता लग जाता है 0 लेवल डीएफडी के साथ। बट क्या ये रिक्वायरमेंट को सही से समझने का एक करेक्ट तरीका है? नहीं। अब मान लीजिए हम इसके अंदर जाते हैं। सो लेट मी कम टू लेवल 1 डीएफडी। अब यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है, ये वही सिस्टम है। अब आपको अंदर अंदर सारी चीजें समझ आ रही है। रिपोर्ट जनरेशन की प्रोसेस अलग है, मार्क्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अलग है, लॉगिन के लिए अलग प्रोसेस है, स्टूडेंट चॉइस अलग है, स्टूडेंट इन्फो मैनेजमेंट अलग है, यूजर अकाउंट मैनेजमेंट अलग है। लाइक दिस देयर कैन बी मल्टीपल प्रोसेसेस। यहाँ पे समझ आ रहा है कहाँ कहाँ हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ फाइल यूज कर रहे हैं, और किस तरह से डेटा फ्लो हो रहा है। अगेन ये डायग्राम कंट्रोल फ्लो की बात नहीं करता, डेटा फ्लो की बात करता है। बट ये सब एनालाइज करते करते हमें सही रिक्वायरमेंट समझ आने लगती है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दीज थिंग्स। आई विल गो टू वन मोर स्टेप। अब मान लीजिए लॉगिन है। नाउ दिस इज लाइक लेवल 2 डीएफडी, जिसमें मैं सिर्फ जो लॉगिन वाला प्रोसेस है उसको डिटेल में जाके देखना चाह रहा हूँ कि उसमें क्या क्या इनपुट होगा, क्या क्या आउटपुट जाएगा। इन जनरल ये जो लेवल्स हैं आमतौर पे लेवल 2 लेवल 3 डीएफडी तक फॉलो किया जाता है। वैसे इसका कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, आप जब तक चाहे उतने लेवल पे जा सकते हैं जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग अलाउ करती है। यस, सो आई होप लेवल ये जो डीएफडी वाला अंडरस्टैंडिंग इसकी बात समझ आई होगी। डीएफडी और कंट्रोल फ्लो, डेटा फ्लो, कंट्रोल फ्लो दोनों अलग अलग बात है। कभी कभी हम इस बात पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहते कि डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, या उसके साथ साथ हम ये भी देखना चाहते हैं कंट्रोल फ्लो कैसे होगा, एक्शन लेने के क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो कुछ अलग अलग नाम है, अलग अलग बुक्स में टर्मिनोलॉजी में बुलाया जाता है। कंट्रोल फ्लो डायग्राम इज वन नेम, कंट्रोल फ्लो चार्ट कहीं कहीं मैंने देखा है, एंड समटाइम वी आल्सो कॉल्ड एज फ्लो चार्ट। बट तीनों का मतलब सेम है। वैसे इन जनरल आप देखेंगे तो यहाँ पर इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ कंट्रोल फ्लोज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो कंट्रोल कैसे फ्लो होता है, कंट्रोल मतलब ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन किधर किधर से होके जाएगा, ये ग्राफ हमें वो समझने में मदद करेगा। ये कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं जिस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, प्रोसेस स्टेप, डिसीजन पॉइंट एंड रिस्पॉन्स पाथ। आप चाहो तो एक बार इसको याद कर सकते हो, बिकॉज स्पेशली if you are preparing for your university exam right now, that this is going to help, because ये अपने आप में 10 नंबर का क्वेश्चन है भाई, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको याद जरूर करके जाना। ये सारे 2-4 बार बना के देख लो, ताकि ये बनाओगे तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ भाई बात बेसिक बेसिक पढ़ के आया। टू कोट यू एन एग्जाम्पल, तो यहाँ देखिए एक बहुत सिंपल सा फ्लो चार्ट है, हाउ वी इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। तो वैसे हम तो अलग तरीके से करते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन शुरू किया, जहां वो टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक किया, और फिर बस राइट वाला बटन टिक 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 नेक्स्ट 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 से करते जाना बिना देखे हुए। वैसे ही अप्रोच फॉलो की जाती है। रियलिटी में एक एग्जांपल देखिए, ये कह रहा फ्लो चार्ट स्टार्ट किया, डिस्प्ले लाइसेंस एग्रीमेंट। नाउ डायमंड बटन इज द डिसीजन। आप अगर एग्रीमेंट एक्सेप्ट करते हैं देन आई विल कंटिन्यू, अदरवाइज देखिए यहीं से सीधे एंड पे जा रहा है। नहीं, आपने कंटिन्यू किया, देन डेस्टिनेशन फोल्डर आप सेलेक्ट करेंगे, कहाँ पे इंस्टॉल करना है। इनफ अगर स्पेस है तो आगे बढ़ूंगा, वरना तो मैं बोलूंगा थोड़ा स्पेस अभी आप फ्री करो, एंड देन फाइल कॉपी करेंगे एंड एग्जीक्यूशन हो जाएगा। सो दैट इज हाउ, है ना। इस तरह से आपने लूपिंग के अंदर, इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर बहुत बार कंट्रोल फ्लो डिस्कस किया होगा। वो बेसिक था, ये थोड़ा डिटेल है। अगेन
सर रिक्वायरमेंट एनालिसिस का क्या लेना देना इस बात से? जब 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 आप ये बनाना शुरू करोगे ना, कंट्रोल ऐसे फ्लो होगा कि ऐसे होगा कि ये करेंगे कि वो करेंगे, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपको रिक्वायरमेंट्स पे एक नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी। यस, सो दिस इज इट। नेक्स्ट व्हाट टू हैव इज अ ईआर डायग्राम। हालांकि मैं एक बार बता दूं, अगर आपका थोड़ा सा भी मन है ईआर डायग्राम को डिटेल में पढ़ने का, यू कैन चेक आउट द डीबीएमएस प्लेलिस्ट, बिकॉज वहां पे तो उसको फोड़ा है हमने ढंग से। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ईआर डायग्राम में सिर्फ सॉफ्टवेयर में ही नहीं, डीबीएमएस में तो खासकर एक 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इवन टोटल यूनिट ही शायद 20 नंबर की होगी सिर्फ ईआर डायग्राम वाली। तो फिर भी मैं एक बार जल्दी से ब्रीफ में बता देता हूँ। दिस इज नॉन टेक्निकल मेथड। स्पेसिफिकली जो डेटाबेसेस होते हैं वहां पे हमें यूज करते हैं, एंटिटीज है यानी कि टेबल्स होते हैं, एंटिटी सेट होते हैं, रिलेशनशिप्स होती हैं, उनकी आपस की रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने के लिए, बनाने के लिए एक बहुत शानदार आइडिया ईआर डायग्राम प्ले करता है। अगर मैं कुछ मेजर कंपोनेंट्स बताऊं, रेक्टेंगल्स एंटिटी सेट या टेबल, एलिप्सिस एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं। डायमंड्स में वी हैव यू नो दैट रिलेशनशिप्स, लाइन कनेक्शन बताएगा। डबल एलिप्स है मींस इट्स अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। डैश है देन इट इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट। जैसे मान लीजिए एज है, एज इज अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ और करंट डेट बताओगे तो मैं एज कैलकुलेट कर सकता हूँ। देन वी हैव अ डबल रेक्टेंगल व्हिच इज काइंड ऑफ अ वीक रिलेशनशिप। डबल लाइन रिप्रेजेंट्स द टोटल पार्टिसिपेशन लाइक दिस। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर थोड़ा सा भी डिटेल चाहिए, यू गो एंड चेक आउट द डीबीएस प्लेलिस्ट। स्टार्टिंग से ही मैंने पूरा ईआर डायग्राम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। यू कैन हैव 1 or 2 लुक्स ऑन दिस। जैसे फॉर एग्जांपल ये डिटेल दिखाता हूँ, आई होप ये विजिबल हो आपको क्लियरली स्क्रीन पे। एक बहुत कॉलेज का, किसी कॉलेज का बहुत डिटेल में बनाया यार डायग्राम। प्रोफेसर है, स्टूडेंट देखो कहाँ, ये बेचारा बीच में इसको पकड़ा हुआ है, देखो स्टूडेंट है। स्टूडेंट किस किस से रिलेटेड है? स्टूडेंट सेक्शन से रिलेटेड है। देन स्टूडेंट इधर जाएंगे तो एनरोल की तरह प्रोग्राम में एनरोल्ड है। ऊपर जाएंगे तो प्रोफेसर से रिलेटेड है, एंड इधर जाएंगे तो डिग्री से रिलेटेड है। बस इस माया जाल में बच्चा हमारा फंसा हुआ है। तो खैर दिस इज अ ईआर डायग्राम। तो अगेन कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी क्या है? ये जितने भी तरीके हम स्टडी कर रहे हैं, ये सब रिक्वायरमेंट को और अच्छे से पढ़ने में, समझने में, चीजों को इम्प्रोवाइज करने में कहीं ना कहीं हमें हेल्प कर रहे होते हैं। एक आखिरी छोटा सा लॉजिक और डिस्कस करता हूँ, जिसको डिसीजन टेबल्स। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में, बहुत सारे सिस्टम्स के अंदर चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। किसी फैक्ट्री के अंदर, सब इमेजिन करिए इट्स अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो कितने सारे चेक पॉइंट्स होते हैं, चेक 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 चेक, तब वो काम करेगा। या मान लीजिए कोई इसरो कोई मिसाइल लॉन्च करता है, कितने सारे सिस्टम चेक होते होंगे ना, ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ऐसा होगा तो ऐसा करना है। तो एक बहुत अच्छा आइडिया है जिसको बोलते हैं डिसीजन टेबल। एक एग्जाम्पल में कोट कर रहा हूँ। इसमें देखिए हम ऐसा करते हैं, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दिस इज अवर एक्शन पार्ट, जो राइट बॉटम में आपको मिलेगा। दिस इज कॉल्ड कंडीशन स्टब्स, दिस इज कॉल्ड एक्शन स्टब्स, एंड दीज आर वेयर द रूल्स आर। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ। 2 तरह के एम्प्लॉय हैं। एक एम्प्लॉय, यहाँ है एम्प्लॉय टाइप और यहाँ है नंबर ऑफ आवर्स वर्क कितना किया। एस मान लीजिए सीनियर एम्प्लॉय है, और एच है जो आवरली बेसिस पे काम कर रहा है ना। अब देखिए 3 कंडीशन हो सकती हैं। एक कंडीशन की, चाहे सीनियर है चाहे आवरली बेसिस वाला है, उसने फॉर एग्जांपल इन अ वीक 40 आवर से कम काम किया, एग्जैक्टली 40 आवर काम किया, या 40 आवर से ज्यादा काम किया। अब किस किस सिचुएशन में क्या करना है, देखिए एक्शंस क्या क्या है। बेसिक सैलरी कैलकुलेट करो, आवरली वेजेस पे देखो, ओवर टाइम या एब्सेंट रिपोर्ट। अब ध्यान से देखो, जो सीनियर है उसको हम ज्यादा चेंज नहीं कर रहे, बिकॉज अब हमारी उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग है। तो उसके केस में बस हम एक बेस सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर वो पूरे घंटे नहीं भी कर रहा तब भी ना हम उसे पनिशमेंट दे रहे। अगर घंटे से ज्यादा काम कर रहा है तो हम मान रहे हैं कि लॉन्ग रन में काम करेगा, मे बी कभी ज्यादा भी करना पड़ेगा, कभी कम भी करना पड़ेगा, सैलरी इज ओके। बट अगर आवरली बेसिस वाला एम्प्लॉय है, उसने 40 आवर से कम काम किया, तो यहाँ देखिए सैलरी उसकी आवरली बेसिस पे कैलकुलेट हो रही है, और एक एब्सेंट रिपोर्ट भी प्रोड्यूस करनी है। अगर 40 आवर किया देन आवरली बेसिस पे कैलकुलेट किया। अगर 40 आवर से ज्यादा काम किया तो जो आवरली बेसिस पे सैलरी वो तो मिलेगी मिलेगी, और कुछ ओवर टाइम भी यहाँ पर उसको मिलने वाला है। तो ये सारी कंडीशन रिटन डॉक्यूमेंटेशन में लिखना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता। सो दिस इज एन आइडिया डिसीजन टेबल, जहां पर ये सारा का सारा लॉजिक हम इस तरह से फिल कर लेते हैं। कंडीशंस चेक करना, काम करना, कस्टमर को समझाना बहुत आसान हो जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जो करने से हमारी जो पकड़ है रिक्वायरमेंट एनालिसिस की, रिक्वायरमेंट को सही तरह से एनालाइज कर पाने की,
वो क्लियर हो जाती है। आने वाले फेज में हम क्या करेंगे, वी जस्ट डॉक्यूमेंट देम। अब बस लिखने का काम रह गया, जो बेसिक सबसे मुश्किल कामों में से एक काम था वो कर लिया गया है। सो आई होप ये डिस्कशन आपको समझ आया होगा। यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ठोक दीजिए, बिकॉज हम ग्रो तभी कर पाते हैं, हम और ज्यादा स्वतंत्रता के साथ और ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पा रहे होते हैं। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।